नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एनआईए की शिकंजे में। रोज कई खुलासे हो रहे हैं ज्योति मल्होत्रा को लेकर। जांच एजेंसियां लगातार सवाल जवाब कर रही हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा की जासूसी का पहलगाम अटैक से कनेक्शन है या नहीं, इस बात की भी जांच हो रही है, क्योंकि हमले से पहले ज्योति मल्होत्रा के पहलगाम जाने की खबर भी सामने आई। जनवरी के आसपास ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई थी, इस बात की जानकारी मिली है। इस बीच ज्योति मल्होत्रा को लेकर जो दावे किए गए हैं, उससे मुंबई अटैक के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की याद भी ताजा हो जाती है। डेविड हेडली ने और तहव्वुर राणा ने मुंबई में 26/11 के हमले से पहले मुंबई की रेकी की, मुंबई के अलग अलग इलाकों को देखा, वीडियोस बनाए, फोटोज बनाए और फिर उनको पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाया, आईएसआई तक पहुंचाया। और अब दावा यह किया जा रहा है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी अटैक से 3 महीने पहले पहलगाम गई थी। दरअसल ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। पाकिस्तान में ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। इतना ही नहीं, वो एक बार चीन भी जा चुकी हैं। सबसे हैरानी की बात यह कि वो अटैक से पहले पाकिस्तान और पहलगाम दोनों की यात्रा कर चुकी हैं। ज्योति पहलगाम अटैक से 3 महीने पहले यानी कि 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में थी। ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम में अलग अलग लोकेशन पर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। पहलगाम वाले ज्योति के उन वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ने उन वीडियोस के जरिए पाकिस्तान को लोकेशन और स्पॉट की जानकारी दी। आरोप है कि आतंकी हमला करने से पहले ज्योति ने रेकी की। हालांकि यह अभी जांच का विषय है, यह भी आरोप है, लेकिन आरोप ठीक वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मुंबई में हमला करने से पहले डेविड हेडली ने मुंबई का दौरा किया था, तहव्वुर राणा ने दौरा किया था, अलग अलग लोकेशंस की रेकी की थी। अगर जांच में पाया जाता है कि सच में ज्योति ने पहलगाम में रेकी की थी, तो फिर ज्योति की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो बता दें आपको कि क्या बॉर्डर की जानकारी पाकिस्तान को दी गई वीडियो के जरिए। बॉर्डर पर कितनी सुरक्षा, इसकी जानकारी भी लीक की। आईएसआई हैंडलर के लिए वीडियो बनाकर भेजने का आरोप भी है। पाकिस्तान की छवि चमकाने के लिए काम भी करने का आरोप है। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है कि ज्योति ने क्या आतंकी डेविड कोलमैन हेडली जैसा काम किया है। क्या ज्योति पहलगाम में जनवरी के महीने में रेकी के लिए पहुंची थी? क्या मुंबई हमले के पैटर्न पर पहलगाम में हमले की साजिश रची गई? क्योंकि मुंबई हमला आप याद कीजिए कैसे हुआ था। मुंबई हमले के दरमियान आतंकी ताज होटल के अंदर गए, रेलवे स्टेशन के अंदर गए, नरीमन हाउस के अंदर गए और अंधाधुंध ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। ना कुछ देखा, ना कुछ समझा। एक तरह से लोन वुल्फ अटैक जिस तरह से होता है। और अब पहलगाम हमले को देखेंगे तो पहलगाम हमले का पैटर्न भी वैसा ही दिखता है। बेशक यहां पर धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको वो नजर आएगा जिस तरह से मुंबई में हमला हुआ कि अंधाधुंध पर्यटकों पर गोलियां बरसाई गई। इधर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में जांच के दौरान कई बातें सामने आ रही। खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान में उसे कहीं भी आने जाने की छूट थी, वहां उसे सिक्योरिटी मिलती थी और वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया जाता था। पिछले कुछ सालों में ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई और हर बार उसकी पहुंच ऐसी जगहों तक हुई जहां कोई आम भारतीय नागरिक नहीं पहुंच सकता है। मसलन मरियम नवाज से बात करना, मरियम नवाज का इंटरव्यू करना। क्या कोई आम भारतीय पाकिस्तान में जाकर मरियम नवाज के इतने करीब पहुंच सकता है? इसका जवाब नहीं में है। इसलिए आज की ये डिबेट बहुत जरूरी है, आज की ये चर्चा बहुत जरूरी है कि आखिर ज्योति मल्होत्रा का किरदार क्या है। बातचीत करने के लिए एनके सूद, पूर्व रॉ अफसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल संजीत सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माथुर सर आपसे शुरुआत करूंगा। माथुर सर, कहा यह जा रहा है जिस तरह से डेविड कोलमैन हेडली, जिस तरह से तहव्वुर राणा ने मुंबई की रेकी की और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हैं लोकेशंस को लेकर, डिप्लॉयमेंट्स को लेकर, वो पाकिस्तान तक पहुंचा और 26/11 हुआ, वैसे ही इंफॉर्मेशंस पाकिस्तान को ज्योति मल्होत्रा ने कहीं मुहैया तो नहीं करवाए? विवेक, देखिए, मैं आपको एक दो बातें, इससे पहले कि हम इस पे जाएं, एक दो बातें बताना। डेविड कोलमैन हेडली ने तहव्वुर राणा की मदद से सिर्फ मुंबई की रैकी नहीं की, उसने और भी 3-4 जगहों की, उसमें आगरा शामिल है, मेरठ शामिल है और कई जगहों की रैकी। और उसके बाद मुंबई को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और फिर मुंबई की डिटेल रैकी की। आपको मैं इतना बता देता हूं कि अगर आप पाकिस्तान से, कराची से बोट के जरिए गुजरात होते हुए बंबई पहुंचेंगे तो आपको कम से कम एक दिन तो वापस अपने ओरिएंटेशन मिलने में लग जाएगा। बावजूद उसके ये लोग सीधे अपने टारगेट में पहुंच पाए और उसके बाद अपना काम हर जगह, चाहे वो मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस या सीएसटी हो या कोई होटल रेस्टोरेंट हो या ताज हो, तो ये सब इस बात को दिखाता है कि उन्होंने डिटेल में पूरी तैयारी करी थी और उनको बहुत जबरदस्त ब्रीफिंग थी। अब इसी को हम कोशिश करते हैं कि ज्योति की एक्टिविटीज से इसको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ज्योति का अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, मेरा अपना सोच है कि ज्योति पहलगांव गई। उसके अलावा कहा जा रहा है कि वो पुरी गई एक मंदिर की रिकॉनर्स करने, प्रयागराज गई, बनारस गई, अयोध्या गई और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने पहलगांव को शॉर्टलिस्ट किया हुआ। इन सारे सब चीजों के जो फीडबैक है, जो इनकी डिटेल्स हैं, वो बस गई होंगी पीछे पाकिस्तान या उनके अपने हैंडलर्स के पास और फिर उन हैंडलर्स ने एक शॉर्टलिस्ट करके पहलगांव को रखा होगा। और उसकी वजह हम लोग कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि किस चीज पे हमला हुआ था 22 अप्रैल। तो ये मेरे को लगता है कि एक और सिमिलैरिटी जो उनकी एक्टिविटीज में और तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली की सिमिलैरिटी में हुई। दूसरी जो बात बिल्कुल उभर करके सामने आती है कि जिस ईज के साथ, जिस आसानी के साथ हेडली हर जगह जा पाए और हर जगह उनको पूरा सपोर्ट मिला, उससे ये सिद्ध होता है कि उनका वो पूरा का पूरा नेटवर्क हर जगह बिल्कुल एक्टिव था। हर जगह उनको रहने की जगह, उनको गाइडेंस, उनको पैसा, खाना, सब कुछ, एवरीथिंग, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। इसी प्रकार से शायद कहीं ना कहीं ज्योति को भी जहां जहां वो गई उनको उसी प्रकार से पूरा साथ मिला। आप मुझे बताएं कि कितने लोग चाइना जाते हैं, कितने लोग 3-3 बार पाकिस्तान जाते हैं, कितने लोग और ऐसी इंपॉर्टेंट, और इस प्रकार के जो यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स हैं, वो मुझे लगता नहीं है कि तीर्थ यात्रा पे निकलेंगे। ये भी मेरा एक पर्सनल सोच है कि वो तीर्थ यात्रा वाली महिला वो थी नहीं, फिर भी वो उन्होंने काफी तीर्थ यात्राएं करी, उसमें अयोध्या और बनारस और पुरी और वगैरह सब शामिल है। तो ये तमाम चीजें इस बात को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं, हमको उस तरफ सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या ये भी तमाम चीजें रैकी करी गई थी, इनके ऊपर भी क्या खतरा था, क्या वो खतरा अब टल गया है, उसके बारे में क्या क्या खबरें ऑलरेडी उस पार जा चुकी हैं। ये तमाम बातें जब और डिटेल डिस्कशन, जी, मुझे लगता है खुफिया एजेंसी जो है वो निकल के आएंगे, इस एंगल पे काम कर रही होंगी। सूद सर के पास आ रहा हूं। सूद सर, जो तस्वीर अभी तक सामने आई है, और अब तो इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हो गई है और एनआईए भी पूछताछ करी है, एक चैट का खुलासा हुआ है, उसमें ज्योति मल्होत्रा से पूछा जा रहा है कि क्या अटारी बॉर्डर पर आपकी किसी हैंडलर से मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है और माना यह जा रहा है कि किसी रॉ के एजेंट तक पहुंचने का टारगेट ज्योति को दिया गया था अंडर कवर बन के, और बाद में फिर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की जिम्मेदारी उन पर थी। ये अभी तक माना जा रहा है उस चैट के से जो खुलासा हुआ है। ये एलिगेशन है, आरोप है, मैं फिर से साफ कर दूं। जी देखिए, एक्चुअली बात है, जब इतने सारे काम कर रहे हैं ऐसे के लिए, तो रॉ के एजेंट को तो पकड़ने की कोशिश करेंगी, किसी रॉ के ऑफिसर को पकड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन इतना आसान काम नहीं है रॉ के लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको पकड़ना। और ये जो एजेंडा आईएसआई का काफ़ी देर से कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक ये तो पुराना एजेंडा रहा होगा ना आईएसआई का, किसी तरह से रॉ एजेंट्स को
जो है वो टारगेट किया जाए, या फिर उनको उन तक किसी एजेंट्स को, अपने एजेंट्स को पहुंचाया जाए, या फिर उनको हनी ट्रैप किया जाए? देखिए, हनी ट्रैप की तो कोशिश होती है, कई बार लोगों से अपील की जाती है, कोशिश की जाती है, लेकिन क्या है, जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो थोड़ा सा सूंघ लेते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, चाहे आईबी के हों चाहे रॉ के हों। और कई बार डिफेंस के लोगों को तो किया ही जाता है, क्योंकि डिफेंस के लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से लोग रिटायर्ड भी होते हैं, तो उनको फंसाने की कोशिश तो की जाती है। यही काम आपका सीआईए भी करता है, बहुत बार उन्होंने कोशिश की है डिफेंस के, इवन आप मैं कहूँगा कि रॉ के लोगों को पकड़ने की कोशिश की और कई बार सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई अभी तक सक्सेस नहीं हुई। लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक रॉ का जो चीफ था, उसने पाकिस्तान के चीफ के साथ मिलकर किताब लिखी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, जो सबको पता भी है और ओपन बात है। ये एक बड़े ख़तरनाक चीज़ की थी और उस ऑफिसर के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। और किताब क्या लिखी गई थी? किताब कोई आईएसआई के चीफ के साथ मिलकर लिखी गई थी, दोनों ने मिलकर किताब लिखी। आईएसआई वालों ने उस आईएसआई के ऑफिसर के ऊपर एक्शन लिया, लेकिन रॉ का जो चीफ था जिसने किताब लिखी आईएसआई के साथ मिलकर के, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। तो ये आपको लग रहा है, ये जो सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं एज अ रॉ ऑफिसर, आप किन किन पहलुओं पर ज्यादा नजर रखते इस पूरे केस में? अभी तक जो भी आउटकम सामने आए हैं सूद सर। देखिए, मैं एक आउटपुट चीज़ें तो बहुत सी सामने हैं, लेकिन जो मेन चीज़ आती है, जो आपको सबसे ज्यादा खटक रही है, जो सबसे ज़्यादा खटक रही है कि इसका मंदिरों के अंदर जाना, मंदिरों की रखी करना और पहलगाम जाना। पहलगाम में पाकिस्तान ने इसलिए अटैक किया कि उनके पास वहाँ पे पूरा सेटअप था अटैक करने के लिए, और मंदिरों की उनकी शुरू से प्लानिंग रही है, राम मंदिर को तोड़ना, इवन जो हमारे टेम्पल्स हैं। देखिए, पहलगाम में जाकर के हमारे 26 लोग मारे गए। अगर यही काम किसी मंदिर में किया जाता, कोई बम ब्लास्ट किया जाता, तो शायद 260 या 2600 लोग भी मारे जा सकते थे। और ये पाकिस्तान की हमेशा इंटेंशन रही है, इंडिया के टेम्पल्स पे अटैक करना। पाकिस्तान क्या, अब जितने भी इन्वेडर्स थे वो क्या करते थे, हमारे टेम्पल्स लूटते थे, टेम्पल्स पे अटैक करते थे। सोमनाथ टेम्पल यूज़ करते थे, जब उसको तोड़ते थे तो मस्जिदों के नीचे उसके पैरों पे लगा देते थे। उनको एक हेट है हिंदुओं से, हिंदू के गॉड्स गॉडेसेस से। पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेम्पल थे तोड़ दिए गए, शायद 10 या 12 बचे होंगे। इंडिया के अंदर भी उनकी इंटेंशन रही है। देखिए, बहुत से टेम्पल्स हैं जहाँ पे मस्जिदें बना दी गई, और फिर ये कहते हैं कि मस्जिद किसी टेम्पल पे बनानी ही चाहिए, लेकिन बनाई तो इंडिया के अंदर है। और ये एक्चुअली हमारे टेम्पल्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारे हिंदूज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और जैसे आसिम मुनीर ने कहा था, मुस्लिम और हिंदू अलग है। भाई अलग है तो ठीक बात है, अगर आपको इतना शौक है मुसलमानों का, तो जितने मुसलमान आप चाहते हो जो जाना चाहे उनको ले जाओ पाकिस्तान के अंदर। हमने भी तो कहा है ना कि जितने हिंदू पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो आना चाहे तो आ जाए, तो आपको भी जितने मुसलमान चाहिए जो जाना चाहते हैं चले जाए, जो यहाँ रहना चाहते रहे, कोई बात नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। वो मुसलमान यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी इज्जत करें, हमारे साथ मिलकर रहें, अपने धर्म की पूजा करें, साथ में हमें भी करने दें। लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक आउट किया आपने कि ये जो जितने भी टेम्पल्स गए वो सस्पिशियस हैं, वो शक के दायरे में। लेकिन एक नॉर्मल हिंदुस्तानी तो यही कहेगा सर कि टेम्पल तो कोई भी जा सकता है, और ऐसा नहीं कि ज्योति ने पहली बार वीडियोस बनाए हो, इससे पहले सैकड़ों लोग गए होंगे, सैकड़ों वीडियोस बनाए होंगे उन टेम्पल्स के। लेकिन एक बात देखिए ना कि ज्योति का पर्पस क्या है। हम तो ज्योति के पर्पस की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान एम्बेसी गई, उसके बाद पाकिस्तान गई, और जितनी भी इनकी फॉरेन की विजिट थी उसको पाकिस्तान ने फंड किया, और मुझे लगता है कि जितनी भी उसकी इंडिया की विजिट थी उसको भी फंड किया। ये कोई बड़े घर से तो आती नहीं, फादर इसका कारपेंटर है, और 20,000 की पहले नौकरी किया करती थी। और यूट्यूब प्रमोट करने के लिए आप जगह जगह तो जाएंगे नहीं, इतना पैसा खर्चेंगे, वाघा बॉर्डर चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ। देखिए, बेसिकली क्या है कि ज्योति एक काम पे, एक एजेंडे पे काम कर रही थी, वो दिया गया था पाकिस्तान की आईएसआई ने, उसी पे काम कर रही थी। फिर आप चली जाती इंडोनेशिया, आपका घर देखिए, आपके फादर की तो इनकम ही कुछ नहीं है, कारपेंटर है, आपकी 20,000 सैलरी थी। आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं, कैसे कमा सकती हैं? यूट्यूब से पैसा तो कमाया जा रहा है, ये कोई बात नहीं है। इसको प्रमोट कौन कर रहा है? इसको प्रमोट कर रहा है आईएसआई, इसको प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान। उसी एजेंडे पे काम की जा रही है। बाद में जो इतनी अच्छी ड्रेस लेना, कहाँ से आ रहा है पैसा? पाकिस्तान दे रहा है। देखिए, जब कोई इंटेलिजेंस के लोग आपको पैसा देते, कोई भी दीजिए, कोई अगर आपको पैसा देगा तो आपसे चीज़ें तो वसूल करेगा ही। ये पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है, और पाकिस्तान यानी फर्क ये है कि वो पाकिस्तान की करीब नजर आती है, बाकी ब्लॉगर जो है वो वीडियो बनाते हैं लेकिन वो पाकिस्तान के करीब नहीं। और ये एक शक इसमें यह भी होता है कि जो वीडियोस अपलोड किए हैं वो अपलोड करने के मकसद से शूट किए गए होंगे, और जो वीडियोस ट्रांसफर किए गए होंगे, जो सेंसिटिव वीडियो हो सकता है उसको अपलोड ना किया गया हो। बंसल सर, आपका क्या टेक है इस पर? मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, उसके बाद में सिरोही सर और चक्रपाणी सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो ये ज्योति है, इसका रोल सिर्फ पहलगाम तक ही लिमिटेड नहीं है, ये बहुत वाइडली है। वाइडली इसलिए है कि जो दानिश था, वो उनका जो जिसके कांटेक्ट में आई थी,
पाकिस्तानी एम्बेसी में, तो ये उनका एक नेटवर्क बना रही थी। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर होने के नाते से ये किसी को भी अपने साथ में जोड़ सकती है। जोड़ने के अलावा जो जैसा कहा हमारे कुछ जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या कुछ साइंटिफिक लोग हैं उनके साथ में कॉम्बिनेशन करके, तो इसने तो यहाँ की लोकेशन, स्ट्रेटजिक लोकेशंस और उनकी मूवमेंट का भी कुछ जो आ रहा है आजकल, उसमें इसने उसका भी रोल रहा है। तो इसका रोल तो हेडली से कहीं ज्यादा है। हेडली तो कन्फाइंड था मुंबई तक के लिए या एक पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करने के लिए। ये तो जो है पूरी इंडिया की जो जितनी मिलिट्री मूवमेंट्स उनका सबका कुछ कर रही है। अब क्या है उसके अलावा जो यहाँ पर ये एक नेटवर्क बनाने के लिए कि जो और लोग भी जुड़ रहे हैं, 10-15 जो लोग हैं, तो क्या होता है कि आजकल यूट्यूब का जमाना है, इनसे जो कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। 3.8 लाख लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, तो कोई भी चाहेगा कि चलो जुड़ जाओ इसके साथ में, और जुड़ के जहाँ ये समझती है और फिर ये बताएगी ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ जो हैंडलर हैं इसके और जो ISI के लोग हैं वो फिर उनको फर्दर गाइड करेंगे कि आप इनको जोड़िए, इनको मत जोड़िए। और जो जिस तरह से जाके इसकी फ्री मूवमेंट होती थी वहाँ पे, किसी के भी साथ मिलती थी VIP वगैरह के, तो इसका ये जो ये बहुत बड़ा प्लान था, ये टाइमली अभी इसको बस्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ थोड़ा हो सकता आगे ना बढ़े, नहीं तो ये बहुत ही एक खतरनाक जिस तरह से बढ़ रहा था या जो इसके जो ये बनाने जा रही थी। और जो अभी जैसे इसने यूट्यूबर से लेकर के जो इंडोनेशिया जा रही है, कभी मरियम नवाज का इंटरव्यू ले रही है, ISI के ऑफिसर इसकी बेरोक टोक एंट्री थी पाकिस्तान में, कहीं भी जाए और उसको इतनी सिक्योरिटी मिलती थी। तो इसका इसको जो अपने वो एक ऐशो आराम, जो लग्जरियस लाइफ, पैसा और वो शोहरत जो कि एक यूट्यूबर के रूप में जो चाहते हैं लोग, वो मिल ही रहा था उसको। और वो जो अपना पूरी उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तानी जो ISI की एजेंसी है, और खास करके दानिश के थ्रू, जिसको यहाँ से जो निकाल दिया गया, भारत ने बिल्कुल उचित किया है, जल्दी निकाल दिया गया। बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर कोई प्रोविजन तो ऐसे को भी अरेस्ट करे, उससे फर्दर जांच या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पर ये मेरे ख्याल से जो डिप्लोमेटिक वे में ऐसा होता नहीं होगा, नहीं तो उसको भी अरेस्ट करके उससे भी सारी बातें करनी चाहिए थी। पर वो उसको कुछ थोड़ा बहुत जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो उसने सबसे खतरनाक तो यही क्या, ये तो जो स्टोरी आ रही वो ये है कि एक वीजा लेने गई थी वहां पे, और उसने उसके तरफ उधारता, तो वो भाग गया कि ये जो है जल्दी जाल में फंस जाएगी। और फिर ज्यादा संबंध थे जो कहा, तो ये भी जा रहा है कि इंडोनेशिया गया इसको लेकर के। तो इनकी काफी इंटीमेसी थी, और इंटीमेसी होने के नाते से वो जो 2-3 साल से 2023 से वो यही काम कर रहा था दानिश जो है कि भाई इंडिया जो अपना नेटवर्क कैसे फैलाया जाए, हर दानिश, तरह की बिल्कुल ये एक्टिविटी। सही बात है बंसल सर, ये खुलासा हमने दर्शकों को बताया भी है। दानिश एक नेटवर्क चला रहा था यहाँ पे, और उस नेटवर्क ऑपरेट करने में जो है बहुत हद तक इल्ज़ाम ये है ज्योति पे कि ज्योति मदद कर रही थी उस नेटवर्क को ऑपरेट करने में, और कल्टीवेट करने में भी काफ़ी हद तक बताया जा रहा है कि कोशिश थी ज्योति की दानिश को हेल्प करने की। वही तो बात है ना कि भाई इंडिया में इसके किसी ऊपर किसी का शक तो होगा नहीं। इंडियन है जो हेडली था उसको तो वो वहाँ का कनाडा का था, उसको तो आने में जाने में मिलने में किसी से थोड़ा बहुत हिचकिचाहट भी होगी, तो जिसको मिले सब लोग उसके पास आने को तैयार, मिलने को तैयार, और जो है करने के लिए। तो इसको तो ये तो बहुत अच्छा सॉफ्ट टारगेट पकड़ लिया ISI ने, और ये जो अपना पूरा कर देते। पर लेकिन ऐसी जो मानसिकता है, ये अपने घर से संस्कार आते हैं कि जो है पहलगाम की लड़ाई होने के बाद में भी इसमें अगर कुछ था देश की दारी, तो आगे अपने आप को समर्पित जो है नहीं, अपने इन्होंने आप तो को बाकायदा हवाले कर सर, देती पुलिस। इन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है, वो कश्मीर जा चुकी हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्स रहती है, वहां पाकिस्तान से आतंकी कैसे आ गए, ये वहीं के लोग हैं, और उस तरह की बात इनके वीडियोस में सुनने को मिले। जो ISI बुलवाएगी वही बोलेगी ना। ये तो अब उनके शिकंजे में दोनों तरफ से आ गई। एक तो लग्जूरियस ट्रीटमेंट मिल रहा, फिर दूसरा ब्लैकमेल भी कर, मतलब हर तरह से ही जो है, फिर तो वो जो वो कहेंगे वही करेगी। और ये जी, तो कोई ब्लैकमेल में भी नहीं थी, ये तो खुशी खुशी कर रही थी। ये तो जो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी लग्जूरियस लाइफ के लिए, और अपने को जो है ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए कर रही थी। कोई ऐसा भी नहीं कि भाई इसको कहीं किसी ने पकड़, अगर ऐसी बात थी तो ये इंडिया में ही वो ब्लैकमेल, अगर इसको ऐसा लगता है कि भाई इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो आके जो है कन्फाइड करती है यहाँ पे एजेंसीज को, और अपने आप को सरेंडर कर देती है जो एजेंसीज के अंदर में कि भाई हाँ मेरे से जो मैंने अभी तक गलती करी वो करी, और मैं ये सब बताने को तैयार हूँ क्या क्या मैं तो शिकंजे में फंस गई हूँ। लेकिन इसकी भावना ही जो है, ये तो पूरा गद्दारी का काम किया इसने। और इसको तो जो है इन्वेस्टिगेट करके सख्त से सख्त जो भी सजा वो मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा जो ऐसे लोग हैं जो देश के साथ में रहते हुए 3.8 लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करके, और नहीं, और हमारी जो इसमें इस तरह सर से पाकिस्तान की आप चाल देखिए,
पाकिस्तान ने भी कुछ यही 2.5-3 साल 4 साल पहले करतारपुर कॉरिडोर खोला है, और करतारपुर कॉरिडोर को दुनिया ये जानती है कि सिखों का एक बहुत बड़ा धर्मस्थल है करतारपुर साहिब, जहां पर दुनिया भर से सिख श्रद्धालु आते हैं। पाकिस्तान ने अपनी इमेज ये दिखाने की कोशिश की कि हम सिखों के धर्म का सम्मान करते हैं, हम उनके धर्म को जो है वो सम्मान की नज़रों से देखते हैं, इसलिए हम करतारपुर कॉरिडोर खोल रहे हैं, वो भी बगैर किसी वीज़ा के। श्रद्धालु आएँ, दर्शन करके जाएं, बस रजिस्ट्रेशन कराना होगा। असली मकसद तो आईएसआई का चक्रपाणी सर वहां से हनी ट्रैप करके अपने लिए सॉफ्ट टारगेट और आईएसआई के एजेंट्स को कल्टीवेट करने का था, और उसमें ज्योति क्लौथा नाम ने। चक्रपाणी सर, सबसे पहले विवेक जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद। देखिए, आपने बिल्कुल सही सटीक चीज पकड़ी है। ये अगर एक ज्योति मिली है तो हजारों ज्योतियां और भाग घूम रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल बेखौफ बेझिझक। और ये हमको हमारा जो है एक कई सालों से हम कहते आ रहे हैं कि हम जो है 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पाकिस्तान, एक चीन और एक आधा फ्रंट जो हिंदुस्तान के अंदर है। ये आधा फ्रंट हमारे लिए ज्यादा डेंजरस है बनिस्बत चीन और पाकिस्तान को मिला के। हमें समस्या ये आती है, ये आधे बांग्लादेश भी हो फ्रंट गया, 3.5 फ्रंट हो गया। हाँ, अब 3.5 हो गया, बिकॉज बांग्लादेश भी जुड़ रहा है, शायद वो एक आधा और जुड़ जाएगा म्यांमार, लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन ये मत भूलिएगा, ये आधे फ्रंट में कौन कौन आते हैं। आपने आज ही आपको याद होगा हेडलाइंस में आया था, खड़गे जी क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदुस्तान की सेना को, हिंदुस्तान की वायुसेना को। ये भी उसी आधा फ्रंट का हिस्सा है। राहुल जी जाते हैं विदेश और वहां पे है ना सवाल पूछते हैं ऐसे जो हिंदुस्तान को एम्बैरेस करें, हिंदुस्तान को नीचा दिखाएं। यही आधा फ्रंट है जो हिंदुस्तान के अंदर गलत है ना खबरें छापता है, गलत फहमियां को पैदा करता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो। वहां जाके ये भी करना शुरू करते हैं। ये आप ना भूलेंगे, जब उरी का स्ट्राइक हुए थे, सबूत दीजिए क्या हुआ था, हम कैसे मान लें। अरे बालाकोट में कुछ कौवे मरे थे, ये मत भूलिएगा, ये सब हुआ है हमारे साथ। ये है आधा फ्रंट जिसके ऊपर हमें शिकंजा कसना है और बहुत सख्ती से कसना है। सैडली हम हिंदुस्तानी बहुत जल्दी दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। सैडली हम बहुत जल्दी बहुत आसानी से बिक भी जाते हैं। हमको कभी कभी ये महसूस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वो मिलिट्री ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं है। और कौन सी चीज कब आप कैसे कह देते हैं, बहुत इनॉक्वस छोटे छोटे से डायलॉग, छोटी छोटी सी फोटोग्राफ से आपको बहुत ज्यादा चीजें मालूम पड़ती हैं। ज्योति का ही आप देखिएगा, काशी कुंड के बाहर उसका एक फोटोग्राफ है जो बहुत वायरल हो रहा है। काशी कुंड क्यों? क्योंकि काशी कुंड बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है और वो वहां तक पहुंच रही है। अगर उसने एक फोटोग्राफ पब्लिक डोमेन में डाला है, कितने वीडियो उसने डाले होंगे जो उसने अपने हैंडलर को डायरेक्टली भेजे हैं। अनुज माथुर ने बिल्कुल सही कहा था, उन्हें यह कहा था अगर वो जो आए थे टेररिस्ट पाकिस्तान से, बिना झिझक लैंड करते हैं एक जगह बंबई में, वहां से उनको पता है किस रास्ते से कहां जाना है, कौन सी सड़क है, क्या दुकान है, कौन सा एंट्री है, कहां से मालूम पड़ा। इसी तरह के वीडियो से तो मालूम पड़ता है। उनको लगता है कि ये तो हम बड़े आसानी से कर लेते हैं, उन्हें किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यही चीज ज्योति मल्होत्रा कर रही थी और यही चीज जो है हमारे पास सैडली हजारों और ज्योतियां घूम रही होंगी और हमको इन्हें देखना है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत की, बहुत अच्छी बात है स्वच्छ भारत, लेकिन स्वच्छ भारत हकीकत में तब होगा जब हम ये जो गंदगी है हमारे अंदर, हमारे ही देशवासियों के अंदर, इसको हम साफ कर सके। जी ठीक है सर, मैं सिरोही सर के पास आ रहा हूँ। एक जो अभी आपने सवाल उठाया, विपक्षी पार्टी और विपक्षी नेता जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि भारत के कितने जेट मार गिराए ये सरकार को बताना चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक के मुझे लगता है डिस्कशन में नज़रअंदाज किया गया। मैं एक छोटा सा इस पर एक फैक्ट डाल दूं, उसके बाद ज्योति मल्होत्रा की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना ने कुछ डमी फाइटर जेट उड़ाए थे, वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल थे, उसमें फाइटर्स पायलट नहीं थे, और वो इसलिए उड़ाया गया था जिससे कि हम उनकी HQ-9 जो उनका ADS है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो उन्होंने चाइना से लिया था, उसको हम एक्सपोज कर पाए। तो पाकिस्तान जो कहता है हमने भारत के जेट मार गिराए, वो जेट नहीं थे,
वो डमी फाइटर जेट्स थे, डमी फाइटर प्लेन थे जिसे पाकिस्तान ने मारा, और उसको लेकर शायद विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हालांकि इसका बेहतर जवाब जो है भारत सरकार के पास होगा, लेकिन ये एक फैक्ट है कि उस दिन इंडियन एयरफोर्स ने डमी फाइटर जेट्स उड़ाए थे जिसको पाकिस्तान ने मार गिराया गया था, और उसकी वजह से उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हुआ और हमने HQ-9 उनका एयर डिफेंस तबाह किया था। सिरोही सर के पास आ रहे हैं। सिरोही सर, आपको क्या लग रहा है ज्योति मल्होत्रा के बारे में? सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, काफी जनरल साहब, 2 जनरल साहब बोल चुके हैं, कमांडर साहब भी बोल चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि जो वो वीडियो बनाती थी, वो तो उसका प्रोफेशन था एज ए ब्लॉगर। उसको जगह जगह जाना है, वीडियो बनाना है, तो वीडियो बनाने से तो ये साबित नहीं होता है कि उसको जो है स्पाइंग कर रही थी। बिल्कुल। वो जो है, वो उसका जो वो है, उसमें जो है ट्रेवल विद जो, उसमें जो ब्लॉगर होते हैं वो व्लॉग बनाते हैं, अलग अलग जाते हैं मंदिरों का, टूरिस्ट स्पॉट का, पिकनिक स्पॉट का, और वो उसको डालते हैं और उसके सब्सक्राइबर उसके हिसाब से बढ़ते रहते हैं। हाँ। तो ये तो मंदिरों में जाना, ये जाना, ये कोई जो है इसमें नहीं है, अनटिल इसका प्रूफ होगा, जो कि पहलगांव का जो जिक्र किया गया है कि जनवरी के महीने में वो पहलगांव गई है और वहां जाके उसने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। वीडियो बनाने में कुछ नहीं, पहलगांव का वीडियो, लेकिन पहलगांव का वीडियो बना के, जैसे डेविड हेडली ने पूरी उसका बम्बई का जो है पूरा इस ताज होटल का पूरा अंदर का पूरा वीडियो, बाकी जगह का वीडियो, सब जगह का वीडियो बनाया था, जो जनरल माथुर साहब कह रहे, जिनको वीडियो को देख के टेररिस्टों को ऐसा था जैसे टेररिस्ट पहले वहां आ चुके हैं। तो अगर ज्योति ने वो वीडियो पहलगाम का बना के, उस मकसद से बना के अपने हैंडलर्स को पाकिस्तान में दिया है, तो वो जो है गलत है, उसकी जो है जानकारी NIA कर रही है। अभी दूसरा सवाल ये आता है कि आजकल ये लेटेस्ट ट्रेंड चला हुआ है कि जो, क्योंकि आजकल लड़ाई है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, प्रोपेगेंडा की, नैरेटिव सेट करने की, तो उसके लिए बेस्ट लोग कौन होते हैं? वो होते सोशल इन्फ्लुएंसर, जैसे ये ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर है। तभी तो आपने देखा होगा 15-16 यूट्यूबर्स को जब ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होने से पहले ही पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो एक तरह का नैरेटिव ऐसा चलाते, प्रोपेगेंडा ऐसा चलाते। क्योंकि आजकल लड़ाई जो है, जो फिजिकल लड़ाई तो है, उससे ज्यादा लड़ाई माइंड की है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये। तो ये व्लॉगर्स को इसलिए रखा गया, और इसको इसलिए ये जो स्टेटमेंट जो इसने वीडियो बनाई थी पहलगांव के बाद, और उसने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और इंटेलिजेंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगाया, उसी तरीके से जो है ये लोग करके एक धुंधलापन पैदा कर देते हैं। जो हमारे जैसे आम आदमी हैं, जो कि यूट्यूब देखते हैं या न्यूज पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, उनके दिमाग में एक ऐसा धुंधलापन करते हैं कि हम थोड़े दिन बाद खुद ही मान लेते हैं। अगर ये नैरेटिव खड़गे साहब और राहुल साहब ऐसे करते रहेंगे, तो मुझे लगता है थोड़े दिन बाद जो है लोग इस चीज के ऊपर कहने लगेंगे कि बात तो सही है, अगर हवाई जहाज गिरे तो कहाँ गए, क्यों नहीं बता रहे। तो ये इनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन करने का बात है। उसके बाद ये मैं कह रहा हूं कि इसने, ज्योति ने ये जो गई है वहां पे, डेनिश को 10 मई को हमने यहाँ से निकाल दिया। अभी जो है शायद बंसल साहब या कोई चक्रपाणी साहब कह रहे थे कि ऐसे लोगों को जब भेजते हैं, या सूद साहब बोल रहे थे कि उनका जो है, उनको पाकिस्तान में वापस भेजने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो बात अलग है कि डिप्लोमेसी में उनको हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन असली तार तो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ज्योति से तो थोड़ा बहुत जो ज्योति ने किया वो पता लगे, लेकिन ये जो हाफ फ्रंट की बात कर रहे हैं हम, हाफ फ्रंट में तो पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। और ये भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि अगर हम हाफ फ्रंट को सॉर्ट आउट कर लेंगे, हाफ फ्रंट को देख लेंगे, तो उसके बाद जो बाकी 2 फ्रंट है या 3 फ्रंट है, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। विवेक जी, ठीक है, आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि भाई वीडियो तो हर कोई बनाता है, एक यूट्यूबर का काम ये तो वीडियो बनाए अर्निंग करे, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें हैं जिस पर सूद सर ने भी सवाल उठाया था। मैं संजीव सर के पास जा रहा हूँ, काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक तो ये जो उनकी लाइफस्टाइल दिख रही है और जो उनका टूरिज्म दिख रहा है और जो जिस तरह से वो वीडियोस शूट कर रही हैं, और उनके जितने सब्सक्राइबर उनके एक चैनल ट्रैवल विद जो में दिख रहे हैं, उससे ऐसा संभव होता दिखता नहीं है कि भाई वो इतना अफोर्ड कर सकती हैं। तो वो फंड कहाँ से आ रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि पाकिस्तानी एम्बेसी दानिश का ठिकाना था, और दानिश वहीं से हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स में अपने एजेंट्स को ऑपरेट कर रहा था, सो कॉल्ड जो उनके एजेंट्स थे, और फंड भी वो वहीं से मुहैया करवा रहा था। खबर ये मिल रही है कि वो फंड, हालांकि सोर्स कहीं और से हो रहे थे, लेकिन चैनलाइज वहीं से होते थे। तो ये भी सवाल है कि हो सकता है कि वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर ना आते हों, वो डायरेक्ट दानिश तक पहुंचते हों। इसका तो कोई एविडेंस नहीं हो, वो वहां से कट पेस्ट कर देती हूँ और अपने डिजिटल डिवाइस से डिलीट कर देती हूँ।
खैर ये भी जांच का विषय है, मैं ये सिर्फ आरोप लगा रहा हूं, एलिगेशन लगा रहा हूं, कयास लगा रहा हूं कैसा हो सकता है। संजीव श्रीवास्तव जी, क्योंकि एक एसेट मुझे लगता है इसी तरह से ऑपरेट करता है। इसके बाद सूद सर आपके पास आ रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव जी। जी बिल्कुल, देखिए अगर उनकी गिरफ्तारी की गई है एजेंसीज के द्वारा तो उनके पास निसंदेह सबूत होंगे और तथ्यों के आधार पर ही जो है गिरफ्तारी की गई है। उन्हें एक सर्विलांस उसके ऊपर मेंटेन किया गया होगा सर्टेनली, और उसके बाद अनेक जो तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद और जब वो कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेजा है तो जरूर कोर्ट ने भी उन सारे जो सबूतों का संज्ञान लिया होगा और उसके बाद एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये रिमांड पे उन्हें भेज दिया गया है। तो ये इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये जो यूट्यूब में क्या वो पोस्ट करती थी क्या नहीं करती थी, वो तो जाहिर है पब्लिक डोमेन में, वो अगर वो जासूस है, अगर वो इस तरीके की देशद्रोही कृत्यों में साजिशों में लगी हुई है तो सारी सेंसिटिव बातें तो वो नहीं पोस्ट करेगी और उसके हैंडलर्स भी उसको ऐसा करने से मना करेंगे। तो जाहिर है कि वो एक खुफिया तरीके से अनेक संवेदनशील जानकारियां जरूर वो इकट्ठा कर रही थी और जैसा कि मैंने कहा कि एजेंसीज के पास इस बात के निसंदेह सबूत होंगे जिसके के आधार पर उसके ऊपर जो है मुकदमा ये चलेगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा निसंदेह होगी मिलेगी, ऐसी इसकी प्रबल संभावना दिखाई देती है। और जैसा कि चक्रपाणी सर ने कहा कि इस तरीके के जो जासूसी करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अपने राष्ट्र में बड़ी संख्या में हो सकते हैं और इस बात को हमें सघन इसका अभियान करना, तलाशी अभियान चलाना चाहिए, विशेष रूप से जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स बहुत हैं और वही ऐसे आतंकियों को हाइड आउट देते हैं, उन्हें हर तरीके का प्रोटेक्शन देते हैं। अभी भी आप देखिए तो जम्मू में के रीजन में अनेक ऐसे जो इन्फिल्ट्रेट किए हुए आतंकी हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं अगर उनको हाइड आउट यदि मिला है तभी वो छिपने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो ऐसे में और देश के अन्य भागों में भी ये हरियाणा से गिरफ्तार की गई है और उसके अलावा अनेक गिरफ्तारियां भी हुई हैं जिसकी रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पाकिस्तान ने एक जो खुफिया तंत्र का जो एक जाल अपने देश में बिछाने की साजिश रची है उसमें हमें बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही सघन तरीके से ऐसे नेटवर्क को बस्ट करना होगा और इस तरीके के एलिमेंट्स की संख्या बड़ी हो सकती है। इस बात को भी हमें इसका संज्ञान लेते हुए और सघन तरीके से पूरी विषय को इन्वेस्टिगेट करना होगा और तभी जाकर के हम आतंकवाद पर विजय हासिल कर सकते हैं। ये जो देश के अंदर बैठे हुए देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, देश की थाली में खाते हैं, उसमें ही छेद करने का कार्य करते हैं और अपने चंद पैसों के लिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ये पूरे देश के हितों को गिरवी रख देते हैं। इससे ज्यादा निंदनीय कार्य और कोई हो नहीं सकता है और इस तरीके के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो जिस तरीके की सजा जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आतंकियों को दिया जाता है उससे कहीं कम इनकी सजा नहीं होनी चाहिए और इनका भी ट्रीटमेंट उसी तरीके का होना चाहिए जो किसी नृशंस हत्या करने वाले आतंकी का होता है। ये कम दोषी नहीं है और जाहिर है कि ये साजिश करता है, जासूस तो है ही लेकिन ये साजिश में शामिल है और साजिश करता भी वैसे ही दोषी होता है जैसे कि जो साजिश को अंजाम देने वाला होता है। मैं अभी भी मानता हूं संजीव सर की चार्जेस प्रूव होने का इंतजार करें। देखिए हम एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है और कोई भी मामला होता है, कोई व्यक्ति आरोपी है उसका अभी वो आरोपी ही है और जब तक वो कन्विक्टेड नहीं हो जाती है तब तक वो आरोपी रहेगी और हम एक अपने न्याय की प्रक्रिया है भारत में और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और वो उसके हिसाब से फिर काम होगा। लेकिन इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो देश के लिए बहुत हानि पहुंचाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे पहले भी डेविड कोलमैन हेडली का आपने देखा कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस के पर्पज से आया था और तब्बुर हसन राना और जो डेविड कोलमैन हेडली उसको आईएसआई ने किस तरीके से इस्तेमाल किया था और इतनी बड़ी घटना अंजाम उन्होंने दे डाली, मुंबई का जो हमला था। और इसी तरीके के अनेक हमले भारत में हुए हैं जिसमें कि इन जासूसों ने अपनी जो पूरी गतिविधियां और अपनी जो संलिप्तता उसमें उनकी रही है। तो ये स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि ये जो देश के अंदर बैठे हुए जो देश के दुश्मन है, आस्तीन के जो सांप हैं, ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। और चक्रपाणी साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इनकी जो सजा है वो बहुत कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए ताकि अन्य जितने भी इस तरीके के एलिमेंट्स उनको सीधा मैसेज जाए, उनके बोन्स में ये मैसेज चला जाए। हमारा बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो पनिशमेंट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे बाकी इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह के कामों में संलिप्त हैं उनके तक कड़ा मैसेज जाना चाहिए। लेकिन मैं सूद सर आपसे ये जानना चाहता हूं
क्या हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए ज्योति जिन जगहों पर गई है उनमें से हिंदुओं के पिलग्रिम्स बहुत हैं, मंदिर बहुत हैं, चार धाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, अमरनाथ है, केदारनाथ है, बैद्यनाथ धाम है। महाकुंभ तो खैर समाप्त हो गया, महाकुंभ भी होकर आई थी वो, और महाकुंभ को लेकर भी इस देश में कई आतंकी धमकियां मिली, ये भी हम जानते हैं। तो क्या हमें वरीड होना चाहिए ज्योति जिन जगहों पर गई है वहां को लेकर? देखिए, वरिड होना नहीं चाहिए, हम वरिड हैं और हमने इससे पहले चिंता कर रखी थी। आपको पता होगा कि राम मंदिर के वहाँ पे हमने एसपीजी कमांडोज डिप्लॉय किए हुए हैं, बहुत सी जगह पे हमने कमांडोज डिप्लॉय किए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान अटैक कर सकता है। और देखिए, दूसरी बात, जहाँ ज्योति की बात करते हैं कि ज्योति की जो भी एक्टिविटीज़ थी वो पिछले 1.5-2 साल से पूरे वॉच में थी, पूरा उस पर ध्यान रखा जा रहा था। और लोग ये भी कहते हैं कि ज्योति को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। देखिए, जो एजेंसीज होती हैं वो पूरा प्रूफ गैदर करती हैं, पूरे यूनिट को पकड़ना चाहती है। कई बार हम जब इंक्वायरी करते हैं तो हमें 1.5-2 साल 4 साल लग जाते हैं। और यहाँ पे टाइम इसलिए लिया गया ताकि सिर्फ ज्योति नहीं, उसके साथ के जो लोग मिले उनको पकड़ा जाए। और तभी देखिए, आपने इतने लोगों को अरेस्ट किया गया और बड़े लोग अरेस्ट किए जाएंगे जो यहाँ पे एविडेंस मिलेगी। और जो भी ये वीडियो भेज रही थी, कुछ भी था पिछले कुछ महीनों से, वो सारे के सारे हमारे वॉच पे थे, चाहे किसी भी चैनल से भेजे हो। बहुत से वीडियोस तो इसके लैपटॉप पे मिले हैं जो भेजे नहीं गए, किसी और को भेजे गए होंगे, यानी कि लोड नहीं किए गए इसने अपने चैनल के ऊपर। देखिए, एजेंसीज ने अपना काम कर दिया, अब काम पुलिस का है, और अब जो काम है गवर्नमेंट का है, किस तरीके से इसको पनिश करती है, किस तरीके से इसको पनिश किया जाएगा। और हमारे कोर्ट भी आज समझ रहे हैं कि देश की सुरक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर ऐसे लोगों को बेल दी जाएगी तो हमारी सुरक्षा पे खतरा हो सकता है। जैसे एक कंपनी है टर्की की, जिसका सेलेबी, यहाँ पे सेलेबी, उसका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। इंडिया ने कॉन्ट्रैक्टर रद्द कर दिया जब उसके वो साथ। कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी एयरपोर्ट कह दिया सुरक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट बात है। तो बेसिकली ये एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर ज्योति को पकड़ा गया बगैर एविडेंस के नहीं, ये नहीं कि उसको पकड़ने के बाद फिर हम इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी थी, इंक्वायरी की गई, उसके बाद एविडेंस मिली, जब एविडेंस इकट्ठी हो गई, कहाँ से पैसा आया, किसने पैसा दिए, किसने कौन सी विजिट को फाइनेंस किया गया, और कहाँ गई, क्यों गई, किस पर्पस, क्या पर्पस था उसका, और सारी जो चैट थी इसकी पाकिस्तान के हैंडलर से, वो भी हमारे पास है। तो उसी के बेसिस पे इसको अरेस्ट किया गया। और माथुर कुछ कहना चाह रहे हैं? माथुर सर। विवेक, देखो, मैं ये शुरू से ये कहना चाह रहा हूं, देखिए कि क्या होता है कि जिस प्रकार के जो ये लोग होते हैं, इनका एक बहुत जबरदस्त नेटवर्क है। हम इनको एकदम से एलिमिनेट कर देंगे तो उस नेटवर्क को कैसे हम आगे जाकर के खोल पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन होना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात जो होती है, देखिए, आप जो इस प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास पीछे फॉलोइंग होती है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर भी एक निगाह रखने की आवश्यकता है। ये देखना चाहिए कि उनकी फॉलोइंग किस जगह पर ज्यादा है। किसी की फॉलोइंग पाकिस्तान में ज्यादा है, चीन में ज्यादा है, बांग्लादेश में ज्यादा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मेरा ये मानना है कि जब तक एक राजनीतिक पैटर्नेज इनकी किसी न किसी के पास रहेगा, तब तक इस चीज को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं होगा। ये बात मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूं, आज फिर रिपीट करना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ हम पाकिस्तान को ना देखें, चीन का ये जो जाल है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा पूरे भारतवर्ष में फैलाया हुआ है, और उसको भी वो भी लगातार यहाँ से फंड करने वाला तो चाइना ही है सर। मेन जो पर्पस है वो चाइना का है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा चाइना भी गई थी, शंघाई। बिल्कुल इसीलिए गई थी वो। और फंड के अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, देखिए, ये चाइना के लिए कहा गया था। 1962 की बात करते हैं, 1962 में जब हड़ताल हुई थी, जब लड़ाई चल रही है, तो आपकी फैक्ट्रियों में हड़ताल हो गई थी, और हड़ताल में ये कहा गया था चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। ये बात वो चीन का जो इन्फ्लुएंस है, जो चाइना वाले लोग हैं, वो इसको हम कहीं भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनको पूरी तरह से इनको देख के रखना पड़ेगा। और जहां तक सवाल हम वरीड होंगे बाकी जगहों के लिए, वरीड नहीं, हमें प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। वो जहां प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको सिक्योरिटी देखनी है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि मैंने पहले भी कहा कि ये वहां कोई पिलग्रिमेज करने नहीं गई थी, ये रिकॉनसाइंस करने गई थी। और ये सब वीडियोस जो उसके अनपोस्टेड वीडियोस हैं, अनपोस्टेड लेटर्स की तरह, वो अनपोस्टेड वीडियोस जो हैं, उनमें आपको बहुत गहन उनको देखना पड़ेगा। और ये मेरे को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा अभी बाहर आना बाकी है। और एक बात और बता दूं कि ये जनवरी में गई थी वहां पे, ये जो प्लानिंग हुई है पहलगांव के अटैक की, ये भी मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, कम से कम 3 महीने की डिटेल प्लानिंग, एक्सटेंसिव रिकॉनेसेंस
और पूरी तरीके से इसको रिहर्स करके और फिर कहीं जाकर के इस चीज को इन्होंने वहां पर जाकर इसको एग्जीक्यूट किया है। ये किसी साधारण ग्रुप का काम नहीं है, ये एक बहुत जबरदस्त मिलिट्री प्रिसिशन के साथ किया गया था। और मैं 15 दिन से यही कह रहा हूं, और अब देखिए शायद वो कहीं जाकर के बात सच होने वाली है, जो मैं कह रहा था कि इसमें से 2 लोग कम से कम वो है जो पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडोज निकलेंगे। पूरी प्लानिंग बिल्कुल डिटेल्ड प्रिसिशन, और उसमें एक टूल रहा हो सकता है कि ज्योति के वीडियोस का इस्तेमाल किया गया हो, उसको कहा गया हो कि आप दानिश ने कह दिया होगा कि आप पहलगाम जाती रहती हैं, आप श्रीनगर जाती रहती हैं, कभी पहलगाम का वीडियो भी बना कर दीजिए। देखिए इस तरह से कुछ कह दिया गया होगा, मैडम पहलगाम पहुंच गई, पहलगाम का वीडियो शूट करके डाल दिया होगा, अपलोड कर दिया होगा। एक और सेंटेंस में बोलना चाहूंगा। देखिए जी। जब पूरी गई तो पूरी जाकर के आप मंदिर की फोटो भेजो, उन्होंने सिक्योरिटी कहाँ है उसका भेजा, पुलिस पोस्ट कहाँ है उसका भेजा। ऐसा कौन सा ब्लॉगर है जो कि पुलिस पोस्ट की जानकारी देगा या सिक्योरिटी जहां डिप्लॉयड है उसकी जानकारी देगा। इसमें सब बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है देखने की आवश्यकता है। चिंता बढ़ाने वाली बात है। बंसल सर कुछ कहना चाह रहा है? बंसल सर देखिए, कुछ जो हमारे मंदिर में कुछ जागरूक सिटीजन होते हैं, तो एक मिस्टर कपिल जैन ने 2024 में ही इसको अलर्ट किया था कि इसके जो ये ब्लॉग्स हैं या जो भी उसके वीडियो वगैरह हैं उनके ऊपर सस्पिशियसनेस पैदा की थी। तो उस समय ही अगर इसको इन्वेस्टिगेट करके या रोक लिया जाता 2024 में, तो ये आगे ना। दूसरा जो है, इसने एक अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जट रंधावा के नाम से कोई नंबर सेव किया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इसको मैं जो हरियाणा में इसने जो पाकिस्तान के जो इसने तो जस्टिफाई किया वहाँ का जो क्रिटिसाइज किया कि भाई यहाँ ये सिक्योरिटी रही या नहीं रही पहलगांव में। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव जो इमेज देती रही है पाकिस्तान की। अब ये बताइए कि पॉजिटिव इमेज जो कोई दे रहा है पाकिस्तान का है, वो भी ऐसे समय पे जबकि हमारे जो है 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई है। तो ऐसे तो इससे बड़े और गद्दार क्या हो सकते हैं? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता कि ओपनली हाउ कैन सी गिव द पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान इन सच ए सिचुएशन। तो वो तो सबसे बड़ी गद्दार है। मतलब एक ओपनली जो इस तरह का कर रहा है, ये तो एकदम समझो कि पाकिस्तानी वो देश के अंदर में बैठी हुई है। और तो ऐसे जो लोग हैं, जहाँ अब 2 विषय हैं। 2 विषय ये है, तो जांच तो मेरे ख्याल से 99% प्रूव है कि भाई ये इस मामले में इन्वॉल्व थी, उसमें तो कोई 2 राय नहीं है, वो तो हो ही जाएगा प्रूव। दूसरा, जो इसके से ये ग्रिल किया जाए कि भाई इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया है और क्या क्या हमारे को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कि उसी तरह की सब वैसे तो सतर्कता जनरल होगी, लेकिन जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दी है उसमें ज्यादा आगे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसको जो अपने चेंजेस हैं या जो अपना जो है मॉडिफाई करना है, उस तरह की जो इसने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है जिसके दूरगामी जो है परिणाम होंगे। और ये चाइना में भी गई है, जो इस तरह का इसने होप किया है, तो उसको बड़ी गहराई से ये भी देखने की जरूरत है कि चाइना को क्या इन्फॉर्मेशन दी है इसने, वहां पे किसके संपर्क में थी। और यहाँ पे तो था ही, ये दानिश के संपर्क में थी और बड़े बड़े लोगों से जाके ये मिली है, वहां पे उनके इंटरव्यू किए हैं। तो चाइना की भी इस मामले को आगे खंगाला जाए और देखा जाए कि कर क्या रही है। जी विवेक, बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही होगी और इस पर सिक्योरिटी एजेंसीज की नज़र होगी कि भाई अगर आप चाइना गई हैं तो फिर पर्पस क्या है चाइना जाने का। या फिर चाइना, जब वो याद होगा आपको, पाकिस्तान की एम्बेसी गई थी, पाकिस्तान का जो दूतावास है वहाँ दानिश से मिली थी, वहाँ कुछ चाइनीज़ डेलीगेट्स भी थे जिनसे वो कह रही थी कि भाई मुझे आप जो है वो वीज़ा दे दो, मैं चाइना जाना चाहती हूँ। और तो होना हो दानिश ने इसमें मदद कराई हो। रिवर्स हनी ट्रैप हो गया, रिवर्स हनी ट्रैप हो गया। यहाँ उल्टा होता है, जो नॉर्मली जो है गर्ल्स जो वो फंसाती हैं, यहाँ इसने गर्ल्स ने ही दानिश को फंसा लिया कि जो है हनी ट्रैप में कि भाई हाँ मुझे वीजा दे दो। ये एक रिवर्स हनी ट्रैप है जी। वो जाके जो उसके पास गई वीजा के लिए, ये नहीं कि दानिश ने इसको अप्रोच की, मतलब इसने दानिश को, जो कोई उल्टा होता है कि जो हनी ट्रैप करती हैं वो अपने देश के लिए कुछ करती हैं जो, लेकिन इसने जो है हनी ट्रैप होकर के देश के साथ गद्दारी कर। चक्रवाणी जी सर कुछ कहना चाह रहा है? चक्रवाणी सर देखिए विवेक जी, ज्योति एक सिम्टम है, ज्योति ऑब्जेक्टिव नहीं है, ज्योति एक सिम्टम है। हमें वो सिम्टम से जो हमारी बीमारी है उसको रिजॉल्व करना है, और वो बीमारी है हमारे खिलाफ जो नैरेटिव वॉर चल रही है। ये नैरेटिव वॉर जो है आज की तारीख में ज्यादा अहमियत रखती है इस बनिस्बत गोलियों के, बम के, हवाई जहाज के। इससे आप है ना, जो आवाम है उसका मन, उसका दिल, उसका दिमाग के ऊपर आप एक तरह से पर्दा डाल देते हैं कि आपकी जो सरकार कह रही है वो गलत है और हम जो कह रहे हैं वही सही है, और वो मानना शुरू कर देते हैं। जो पाकिस्तानी हैंडलर से आ रहा है
या कहीं और बाहर से आ रहा है, यही चीज आप देखिए एम्पलीफाई किया जाता है, चाहे वो बॉट हो ऑन ट्विटर और एक्स में या फिर दूसरे फेक अकाउंट्स के साथ। हमको यहां पे अटैक करना है। अगर यहां करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है मनी ट्रेल। भाई फंड बिना पैसे के काम नहीं होता। अगर आपने फंड की तरफ ध्यान देना है, यहां पे मैं जरूर सराहना करूंगा सरकार का कि वो शुरू से ही आने के बाद उन्होंने एनजीओ के ऊपर निगाह दौड़ाई, और जो फेक एनजीओ थे, जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे थे, एफसीआरए के तहत पैसे आ रहे थे, बेतहा पैसे आ रहे थे, बिना मालूम ही नहीं था कि क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं उसके साथ, वहां पे हमने शुरू किया है। एक तरह से देखिए, इवन यूज ऑफ यूपीआई इज अ टाइप वे ऑफ कंट्रोलिंग मनी क्योंकि पैसा जैसा मूव करता है, आपको मालूम पड़ता है कहां पे क्या हो रहा है। आपको ये सर्वेलेंस जो है और ज्यादा करनी है, इसके बगैर आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप पैसे के ऊपर ध्यान रखेंगे और कौन खर्चा ज्यादा करता है, वहां से आपको खास मालूम पड़ जाएगा कि कहां पे समस्याएं हैं और आपको कहां निगाह रखनी है। तीसरा, हमारे पास कोर्ट्स के ऊपर भी हमें निगाह करनी पड़ेगी कि भाई जहां तक हो सके कोर्ट्स में डिसीजंस जो हैं कंसिस्टेंट हो, जल्दी से हो, क्योंकि जस्टिस डिनाइड डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये मत भूलिए, 4 महीने 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, रोहिंग्यास को हेल्थ केयर दी जाए, रोहिंग्या के बच्चों को स्कूल दिया जाए। कल परसों का डिसीजन नहीं, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो बंसल सर ने कहा कि भाई आप इनको 24 में पकड़ लेते, आप इनको 2023 में पकड़ लेते, लेकिन बिना पुख्ता सबूत के। सूद साहब ने बिल्कुल सही कहा है, वो 24 में उन्होंने उसके ऊपर सर्वेलेंस शुरू कर दिया होगा, लेकिन इंडिया में, हिंदुस्तान में कोर्ट्स जो हैं वो चाहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड प्रूफ इन अ थर्ड वर्ल्ड एरिया। तो उस लेवल का प्रूफ के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है, और छोटी छोटी बात के ऊपर आदमी रिहा हो जाता है। तो आप, और जब रिहा होता है बाहर आके, अगेन वही चीज आती है कि आप सरकार के ऊपर सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पीछे पड़ गई है सरकार। तो सरकार को नेचुरली कदम फूंक फूंक के काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी यही करती है। अब आप देखिए कहां कहां तक किन किन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आजादी दे दी या रिहा कर दिया। चलिए ठीक है, आप अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए आप टेररिस्ट हैं, लेकिन आप इलेक्शन कैंपेन के लिए आप जा सकते हैं। ये किस देश में होता है? राइट। अगर ये चीजें हम करते रहेंगे तो हमारे पास समस्या हमेशा रहेगी। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंसी हमें होना चाहिए, और इसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट की दाद दूंगा। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत बेहतरीन फैसले दिए। एक श्रीलंकन के ऊपर कहा था कि भाई, उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम जो है धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल, ये रिमार्क अभी आया है, और अभी गृह मंत्रालय का निर्देश आया सभी राज्यों को 30 दिन के अंदर जितने भी रोहिंग्या और म्यांमार के घुसपैठिए हैं सबको डिटेंशन सेंटर में डालिए और उठा के बाहर कीजिए। बिल्कुल सही। यही पहला कदम आपका होना चाहिए, क्योंकि यही जो है यहाँ पे आते हैं, आपकी छाती में बैठते हैं, मूंग तलते हैं और आप ही को मारते हैं। सिरोही सर के पास आ रहा हूं। सिरोही सर, अभी तक ये जो डिस्कशन है उसमें तो एक बात समझ में आ रही है कि ज्योति बेशक उन जगहों पर जा रही थी जो बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं या फिर हिंदुओं के लिए बहुत मैटर करते हैं। वैसे सैकड़ों ऐसी वीडियोस होंगी यूट्यूब पे, लेकिन जैसा कि 1-2 एग्जाम्पल भी आया कि पूरी अगर टेम्पल जा रहे हैं तो वहाँ पर चेक पोस्ट दिखाना, आर्मी के जवानों को दिखाना, या फिर जो भी सुरक्षा में लगे हुए हैं वो लोग, उन लोगों को दिखाना, कहाँ का डिप्लॉयमेंट्स है वो दिखाना, क्या ये ज़रूरी है? या फिर आप मंदिर की बात करेंगे तो शक बढ़ता है। देखिए विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो वीडियोस सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन या सिक्योरिटी कहाँ पे हैं, गेट कहाँ पे हैं, कैमरे कहाँ पे लगे हैं, अगर इस चीज की वीडियो बनाई, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई भी वीडियो बनाई गई है तो उससे साफ जाहिर है कि वो वीडियो बनाने की इंटेंशन एज ए ब्लॉगर नहीं थी। वो जो अपना जो उनका वो है, जो ब्लॉगर है कि टूर विद जो, ट्रेवल विद जो, इसका मतलब उसका मकसद नहीं है। मकसद उनका साफ है कि वो वीडियोस को वो जो है हमारे जो एडवर्सरीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो चाइना है, मेन इसमें मैं खुद एग्री करता हूं कि जो मेन ज्यादातर जो है वो चाइना का रोल है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि भारत जो है स्टेबलाइज हो, भारत तरक्की करे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान तो कम्पीट नहीं कर सकता, पाकिस्तान तो कंपटीशन में है ही नहीं। अगर कोई इस
एशिया में अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ भारत कर सकता है चाइना को। तो चाइना तो चाहता ये है, हो सकता है कि चाइना ने पाकिस्तान को बोला हो कि किसी को तुम हायर करो जो ये हमको खबरें दे, और उसके बाद क्योंकि व्लॉगर्स को जो आप वो नहीं कर सकते, उनका तो प्रोफेशन है। तो ज्योति उनको एक ऐसा टारगेट मिल गई। उसके पास जो सब्सक्राइबर्स थे वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। अगर सब्सक्राइबर किसी के पास मिलियंस में हो, 1 मिलियन 2 मिलियन, वो ऐसे चक्करों में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस स्टेज पे पहुंच चुका है। ये एक एम्बिशियस लड़की थी जो व्लॉगर करके अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना चाहती थी, और उस सब्सक्राइबर को बढ़ाने के चक्कर में ये एक सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान को मिल गई चाइना के कहने पर। और फिर इसने ये जो खबर, अगर पहलगाम ये जनवरी के महीने में गई है, वैसे जनवरी का महीना पहलगाम में जाने के लिए कोई खास होता नहीं है, ज्यादातर टूरिस्ट जो है आते नहीं सर्दियों में, नहीं आते, अगर ये बिल्कुल। मकसद से गई है और इसने वहां जाके पूरी रेकी करी है, उन्होंने इससे पूछा होगा, बताया होगा, इसको टारगेट दिए होंगे कि आप इस जगह की करो, उसके बाद से फिर पहलगाम को जो है सेलेक्ट किया गया होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार जो ये हाफ फ्रंट का कर रहा है, इसको पूरी ताकत से करना चाहिए। हमारे जो कोर्ट्स हैं उनको भी इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ये नहीं है कि उसको रिमांड दी, उसके बाद जो उसको पेरोल पे छोड़ दिया, उसको जो है वो दे दिया, उसको जमानत दे दी। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पूरे देश को इसके साथ जुट के, और बाकी लोग हैं उनको मिलके ऐसे लोगों को पता करना है जो देश से गद्दारी कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, इस गद्दारी में हर कैटेगरी के लोग होने चाहिए। जो आपसे पूछ रहे हैं भारत सेना की कार्रवाई को, जिनके ऊपर शक है, मैं तो उनको भी गद्दारी की कैटेगरी में डालता हूं, क्योंकि भारत सरकार पहले हर बारी उरी हो, बालाकोट हो, अब ये जो हुआ बिल्कुल, है, क्योंकि राजनीति से पहले हम हिंदुस्तानी हैं। एक मिनट विवेक जी, मैं बात खत्म कर लूं। इसमें वो जो है भारत सरकार को कटघरे में नहीं खड़े कर रहे हैं, वो जो है भारत की सेना को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, और ये जो है देश के लिए अच्छा नहीं है। विवेक जी। संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान के लिए सेटबैक ज्योति का पकड़ा जाना, या पाकिस्तान का जो ये एक मास्टरमाइंड था कि भाई आप करतारपुर कॉरिडोर खोलेंगे, सिखों के दिल में पाकिस्तान के लिए जगह बनाएंगे, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर को अपने टारगेट्स के लिए, अपने एक तरह से हनी ट्रैप के कैंडिडेट्स के लिए, आईएसआई एजेंट्स कल्टीवेट करने के लिए एक अच्छा आपको इंडियंस का जमावड़ा मिल जाएगा? निसंदेह ये पाकिस्तान तो इस फिराक में रहता ही है कि वो कहां से उसे मौका मिले, और करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से उसे भारत के नागरिकों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और कई को उसने अपने ट्रैप में फंसा लिया। ज्योति मल्होत्रा भी जाहिर है कि उसकी एक उसी तरीके के ट्रैप का वो शिकार हुई, और वो जाहिर है कि, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि ये जितने भी इस तरीके के ट्रैप में फंसने वाले लोग हैं, ये जानते हैं कि ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये अगर ट्रैप में फंस गए हैं तो ट्रैप में निकलने के रास्ते भी तो हैं। इस तरीके की कंप्लेंट करें, अपनी जा करके गुहार लगाएं, और अप्रोप्रिएट जगहों से मदद दें, ताकि जो ट्रैप में फंसाने वालों को वो जो है इंट्रैप कर सके। लेकिन वो ट्रैप में फंस करके भी, और जितने हंसी खुशी से ये वीडियो बना रही है और तरह तरह की जगहों पर जा करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, सिक्योरिटी डिटेल्स के संदर्भ में वीडियो बना रही है, मैं ये देखिए, इसमें एक ट्रिक हो सकता है, जैसे कि भाई थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की संजीव जी, कि दानिश ने कहा होगा अरे आप तो श्रीनगर जाती रहती हैं, कि आपने कभी पहलगाम पे वीडियो नहीं बनाया। मैंने सुना है पहलगाम बहुत खूबसूरत है, तो अगली बार जब आप जाएं पहलगाम तो वीडियो जरूर बनाइएगा, सोशल मीडिया पर अपलोड भी कीजिएगा। तो ये जो एक तरह का ट्रिक गेम है, ये भी तो हो सकता है। विवेक जी, मैं इसमें ऐसा इतनी नादान नहीं दिखाई देती। और चाइना की भी यात्रा की, बांग्लादेश की भी यात्रा की, और चाइना तो एक जासूसी की गतिविधियों के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। यूनाइटेड स्टेट्स